नमस्कार दोस्तों। ये जो आप मेरी स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, ये कल किसी ने फेसबुक पर शेयर किया था। वैसे तो ये प्रथम दृष्टि में कुतर्क है और इसका जवाब मुझे या किसी और को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुतर्क किसी चीज़ की प्रतिष्ठा को बदनाम करना या किसी समाज को बदनाम करना या किसी ऐसी वस्तु को जिसको तुम समझ ना पाओ उसे ऐसे डिनाई कर देना कि ये बेकार है, इसको कुतर्क कहते हैं। पर क्योंकि ये फ़ोटो किसी एक ऐसे इंसान ने शेयर किया है जिसको मैं समझदार लोगों की श्रेणी में रखता हूँ, तो मैं इस वजह से इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन एक और विषय है जो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये जितनी भी बातें मैं आगे करूँगा उनका किसी भी तरह से इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं आरक्षण के ख़िलाफ़ हूँ। आरक्षण के ख़िलाफ़ ना तो हमारे देश का संविधान है और ना हमारे ग्रंथ हैं और ना हमारे साहित्य हैं। हमारे पूर्वजों ने भी दान दक्षिणा का बहुत बड़ा उपयोग बताया है। बिना दान के न धन की उपलब्धि होती है, न किसी की गति होती है। तो हम आरक्षण के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हैं, और जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, जो उसके मेन हकदार हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और उसे कभी भी किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मैं आज एक ऐसे समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमेशा से गुमनाम रहा है। ना तो उस समाज ने खुद अपने लिए कभी कोई आंदोलन किया है, ना आवाज़ उठाई है, और किसी और ने भी कभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। एक तरह से वो समाज पूरी तरह से गुमनाम हो चुका है। लेकिन मैं उस समाज को पूरी तरह से प्रणाम करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उस समाज ने देश की प्रगति में अपना शांतिपूर्ण ढंग से सदियों से पूरा योगदान दिया है। शांत रहे हैं, देश के अच्छे बुरे किसी भी तरह के फैसले के साथ रहे हैं। कभी कोई बस नहीं तोड़ी, कोई ट्रेन की पटड़ी नहीं उखाड़ी। उन्होंने कोई आंदोलन करके कभी देश की संपत्ति का एक तिल्ली भर मात्र नुकसान नहीं किया। एक कील का नुकसान कोई उनकी किसी आंदोलन में नहीं बता सकता। और एक ऐसा समाज जो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, आप माने या ना माने, लेकिन वो देश की रीढ़ की हड्डी है। ना तो उन्होंने आज तक कभी किसी समाज का अपमान किया है, ना मैंने सुना है। मैंने कभी आपने सुना हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना तो कभी पढ़ा है, ना कभी सुना है कि उन लोगों ने कोई भी ऐसा आंदोलन किया है जिसकी वजह से देश की सुई का भी नुकसान हुआ है। इतने शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढा। उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी और आज भी हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन वो समाज इतना मेहनती है, इतना गुणवान है कि वो अपनी हर एक समस्या का समाधान खुद ढूंढता है और एक स्वाभिमान ढंग से अपने कदम को बढ़ाता है। देश की प्रगति में, देश की साफ़ सफाई में, हर प्रकार के उसमें बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से उनका एक योगदान होता है। ना तो उन्हें इस काम के प्रति काम के बदले सम्मान शायद मिलता है, ना कोई और देश की बहुत सारी जो सब्सिडीज़ हैं शायद उन्हें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। उस समाज को हम भूलते जा रहे हैं। मैं उनके नाम को आज लेना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे सभी हम जानते हैं, एक नाई समाज होता है, एक कुम्हार समाज होता है, एक खाती समाज होता है, बढ़ई समाज होता है, लोहार समाज होता है, और भी बहुत सारे बुनकर होते हैं। ये लोग अपनी शिल्प कला और अपनी आर्ट के थ्रू हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। देश की इकोनॉमी में बहुत सारा उपयोग होता है इनका, और ये कभी भी किसी आंदोलन के हिस्से नहीं होते। कभी भी ये देश का संपत्ति का एक सुई मात्र का भी नुकसान नहीं करते। लेकिन इस समाज को इनके हिसाब से उतना सम्मान नहीं दिया जाता। फिर भी मैं अपनी वीडियो के थ्रू इनके सम्मान में जितना कह सका या जितना मुझे मेरी ज्ञान में
जितना मेरी बस का था, मेरी औकात में था, मैंने उतना कोशिश की। हमें सबको ऐसे ही समाज की ज़रूरत है। हमारे देश को ऐसे ही समाज की ज़रूरत है। अपना पराया, मेरा तेरा, ये मुझे क्या मिला, उसको क्या मिला, ये समाज इस तरह की हरकतें नहीं करता। समाज ऐसा ही समाज हमेशा देश को या किसी भी समाज को या किसी भी स्थान को या किसी भी परिवार को आगे बढ़ाता है। और इसी समाज की वजह से हमारे देश में संगठन है, हमारे देश में प्रगति है, हमारे देश में शांति है। ये इस तरह का समाज ही उसका कारण है। देश की सारी चीज़ों को बैलेंस ऐसा समाज ही करता है। अब बात करते हैं हम इस बारे में जो कि इस फोटो में आप सभी देख रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें साफ साफ इस तरह की बात समझाई गई है कि ब्राह्मण विद्वान नहीं था, क्षत्रिय योद्धा नहीं था और बनिया चतुर नहीं था। मैं इसके पूरे प्रमाण के साथ, सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ आपको कुछ जवाब दूंगा। हालांकि ये इतना बड़ा सवाल है जिसके बारे में इस छोटी सी वीडियो में पूरी तरह से समझा देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश अपनी आप से करूँगा कि इसमें क्या है। ब्राह्मण उस समय विद्वान था। इसका जवाब ये है कि विद्वान इसलिए था क्योंकि ब्राह्मणों की 5%, सिर्फ आज 5% ऐसी रचनाएं हमारे पास हैं जिनके बारे में आज भी लोग PhD करते हैं, अपनी थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं और देश में नहीं विदेशों में करते हैं। लिखित रचनाएं, इतने साहित्य हैं, योग शास्त्र है, वेद हैं, आयुर्वेद है और विमान शास्त्र हैं और इतने सारे शास्त्र हैं कि हम इन सब के नाम तक नहीं जानते। उसके भी बहुत सारे कारण हैं क्योंकि वो सब चीज़ें एक षड्यंत्र के थ्रू हमारे समाज में भुला दी गई हैं। ये सारी जो आज भी बची हुई 5% हमारे पास आज बचा है, ये 5% भी ब्राह्मणों की वजह से बचा है। और ब्राह्मण उस समय क्या था वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज भी ब्राह्मण आपको हर जगह, हर बड़े डिपार्टमेंट में आपको एक सम्मानित विभाग में सम्मानित कार्य करता हुआ मिलेगा। पूरे 60% आज भी बड़े अफसरों में ब्राह्मण मिलेगा। आपको डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर भी मिलेगा, आपको IAS PCS, किसी भी जज, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो वो नहीं। और वो इसलिए नहीं है कि उसको कोई ज़बरदस्ती बनाता है, ना इसलिए है कि फॉर्म में लिखा जाता है कि ब्राह्मण है तो ही तो आएगा, नहीं, इसलिए नहीं है। वो करना ही ये चाहता है। वो ब्राह्मण चाहे गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, किसी आरक्षण के लिए नहीं। वो अपनी ज़मीन बेच कर भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा अगर उसको अपने बच्चे में कोई योग्यता दिखाई देगी तो। ज़्यादा बहुत सारी बातें ब्राह्मण के बारे में हम नहीं कर पाएंगे। अब आप आते हैं राजपूतों के बारे में। हमारे देश की जितनी भी मार्शल कौम है, राजपूत हुआ, जाट हुए, गुजर हुए, ठाकुर हुए, या जितने भी ये इस तरह के मार्शल कौमें हैं, ये सभी लड़ाकू थी, वीर थे, बलवान थे, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान में ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 21 सिख 10,000 मुग़लों से लड़ गए, 120 सैनिक 3,000 पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ गए, या 100 लोग 10,000 लोगों पर भारी पड़े। ये उस टाइम पर भी लड़ते हैं जब इन्हें सामने साफ दिखता है कि हम हारेंगे, हम सब मारे जाएंगे, लेकिन ये तब भी वो निर्णय करते हैं कि लेकिन हम हारे जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। इसे कहते हैं दिलेरी, वीरता, और ये सबके पास नहीं होती। आज के लिए मैं अब आज का उदाहरण देता हूँ। आज भी देश की सारी डिफेंस फोर्सेस में मिलाया जाए तो 60% इन्हीं कास्टों से, राजपूत, जाट, गुजर और ठाकुर या और भी जो मार्शल कौमें हैं, इन्हीं में से आपको 60% लोग आर्मी में मिलेंगे, एयरफोर्स में मिलेंगे, नेवी में मिलेंगे या और भी किसी डिपार्टमेंट में मिलेंगे। और चाहते 100 के 100% हैं ये, लेकिन किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या कोई और वजहें होती है, लेकिन चाहते सारे हैं। वो इसलिए नहीं कि इनको फॉर्म में लिखा जाता है कि आपको यहाँ जाना है, आप ही जा पाओगे या नहीं, ये खुद जाना चाहते हैं, उसी के लिए तैयारी करते हैं। इनका पहला ऑप्शन वो होता है, ये जाना वहाँ चाहते हैं, इसलिए ये वीर थे। अब आप आपके आते हैं बनिया। बनिया एक ऐसी कौम है कि उसका आज तक भी, आज तो आपको 70-75 साल, 76 साल में
3 बार रिटायर हो जाता है कोई भी अधिकारी किसी गवर्नमेंट जॉब से, लेकिन 76 साल में ये तीनों कौम आज तक भी आरक्षण होने के बावजूद भी आपको बनिया के हाथ में 60% देश का जो कामयाब बिजनेसमैन है वो 60% बनिया है। बनिया के पास ही आज भी 60% अर्थव्यवस्था देश की है। ये इतना संगठित समाज है कि आज भी इकोनॉमी को सारी को अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है। बिजनेस सब करते हैं, हम भी करते हैं, और भी बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन सफल बिजनेसमैन यही लोग बनते हैं। इसलिए नहीं कि इनको कहीं से ये अब्रॉड में पढ़ के आते हैं या कहीं से विज्ञान और साइंटिस्ट होके आते हैं या ये मार्केटिंग सीखते हैं या बिज़नेस सीख के आते हैं। नहीं, ये इनके ब्लड में है। ये सारी चीज़ें इनके ब्लड में है और ये बिजनेसमैन यही बनते हैं। दुनिया भर की हज़ारों तरह की चैरिटी ये करते हैं, दुनिया भर के दान ये देते हैं। इनके ही दान की वजह से बहुत सारे चैरिटी हॉस्पिटल चल रखे हैं, ऐसे ही बहुत सारे भोजनालय चले हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे वस्त्र वितरण का इनके संस्थान चले हुए हैं। ऐसे ही किसी को कुछ भी बोल देना हवा फायरिंग नहीं है। अब आपकी बात ये आई कि आपने कहा कि गुलाम क्यों बना। ये इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इनमें अवगुण भी थे और वो अवगुण सभी में आ सकते हैं। लालच इनमें भी था, अहंकार घमंड इनमें भी था और क्रोध इनमें भी था। ये सारी चीज़ें होने के बाद जहाज़ कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बड़ा हो, अगर इस तरह का कोई छेद एक भी हो जाए तो वो हो सकता है थोड़ी देर में डूबे, लेकिन डूबना तय हो जाता है उसका। देश में उस तरह में कोई संगठित देश नहीं था। सब अपने अपने जगह जगह अलग अलग रियासतें थीं और सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता था, अपने वर्चस्व लड़ते थे। चाहे कितनी बड़ी सेना आई, मिलजुल के कोई लड़ाई नहीं हुई थी। सामने वाला लड़ने के लिए पूरी तरह से देश को जीतने आया था और ये रियासतें थीं कि हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं कि मैं तो खुद जीत लूँगा। सब अपने अहंकार में थे, किसी ने ना किसी से मदद मांगी, ना कोई किसी से मिल के चला। इसलिए देश गुलाम बना। देश गुलाम बनने का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड, उनका अहंकार, उनका आपस में मिलके ना चलना और उनका एक दूसरे के साथ सहयोग न करना, ये था। ना कि सामने वाली आने वाली फ़ौज की ताकत थी। आने वाली तो फ़ौज की कोई ताकत नहीं थी। ये सिर्फ हमारे खंडित होना और अलग अलग रियासतों में बटे होने की वजह से वो जीत पाए। तो देश के गुलाम होने का तो कारण ये है। और हमारी इस समाज की जो क्षीणता है, जो समस्याएं थी, वो ये थी। इसलिए ये सब चीज़ें जो आपने इस फ़ोटो के द्वारा पूछने की या कुतर्क करने की कोशिश की है, इसका जवाब मैं पूरी तरह दे पाया हूँ या नहीं दे पाया हूँ, लेकिन जवाब इसका और भी बहुत सारा हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। धन्यवाद।